हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश विद्यार्थी बीपीएससी पे एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत दूसरे टॉपिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह टॉपिक वर्तमान समय में चर्चा का एक अहम मुद्दा बना है। हर जगह पे आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कहीं भी कोई भी सम्मेलन के दौरान भारत का शीर्ष नेतृत्व हमेशा ही इस बात का चर्चा करता आया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा दिखती है। इसलिए आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर गहन करेंगे, ताकि आगामी 70वीं मेंस में अगर कहीं से भी कोई प्रश्न इससे पूछा जाए तो वो हमसे आसानी से बन सके। तो इसके तहत हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की ज़रूरत क्यों है। साथ ही साथ भारत की जो अस्थाई दावेदारी है कि अस्थाई भागीदारी हमको सुनिश्चित हो, हम परमानेंट मेंबर बन सके यूएनएससी के, वो भागीदारी आखिर और वो दावेदारी किस हद तक अपने आप को मजबूत करती है। आखिर भारत को अस्थाई दावेदारी सुनिश्चित करने में क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हैं, ताकि वो एक अस्थाई सदस्य का स्वरूप ग्रहण कर सके। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत अगर अस्थाई सदस्य बनता है तो उसे क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो है करंट अफेयर्स और आईआर का जो टॉपिक है मेरे बीपीएससी सिलेबस में, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स में ये 38 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग 38 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि पिछले एग्ज़ामों में, पिछले जो परीक्षाएं आयोजित की गई उनमें कौन कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे गए हैं या क्या क्या संभावनाएं हो सकती है प्रश्नों के पूछने के। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि 21वीं सदी में यूएनएससी की भूमिका और प्रासंगिकता पर चर्चा करें। बोल रहा है कि आखिर ये जो 21वीं सदी है इसमें यूएनएससी जो है अपनी भूमिका जो है किस हद तक दिखा रहा है और इसकी प्रासंगिकता कहाँ तक बची हुई है, इस पे आप चर्चा करें। और यूएनएससी को विभिन्न सुधारों की आवश्यकता क्यों है। तो हमने पहले ही बताया था कि इसके तहत हम देखेंगे कि यूएनएससी में सुधार की ज़रूरत क्यों है। इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि क्या क्या चुनौतियां हैं जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट सीट लेने से रोक रही है। इन पे भी हम चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आखिर है क्या। तो सबसे पहले समझिए कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में किया गया था। मोटा मोटी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही ओवरव्यू इसका रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये मोटा मोटी आप जान लीजिए। 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अभी वर्तमान सदस्य के रूप में अलंकृत है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग क्या क्या डायमेंशन को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से कवर करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जो भारत है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है, इसको हम लोग डिटेल्स से देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि भारत अस्थायी सदस्य बनने का दावेदार क्यों है, आखिर क्या कारण है कि भारत को उसमें परमानेंट सीट दिया जाए। कुछ तो होना चाहिए ना लॉजिक, ऐसे ही परमानेंट सीट थोड़ी ना मिल जाएगा। फिर है कि भारत अगर
इसमें अगर सुधार होता है यूएनएससी में तो भारत को क्या फ़ायदा होगा, साथ ही साथ अस्थायी सदस्यता पाने में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये भी हम देखेंगे कि अस्थायी सदस्यता के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौन कौन से कदम उठाए हैं जो सुरक्षा परिषद में इनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने के लिए सहायक होगी। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग और इन सभी बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन आया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वहाँ पे प्रश्नों की सबसे पहले देखिए कि प्रश्न किस प्रकार का आया है। अगर प्रश्न इस सब से रिलेटेड है और इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी डायमेंशन इसका बचा हुआ होगा, तो इस डायमेंशन से अगर प्रश्न आता है तो कोई भी मेंस प्रश्न लिखने का जो तरीका होता है, फॉर्मेट होता है कि 3 भाग में उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा होता है उसका मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मेन बॉडी में जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो मेन पार्ट होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको लिखना है, और कंक्लूजन में जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमको कंक्लूजन भी देना है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तो हम इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को यथावत बनाए रखने का है। साथ ही साथ इसको हम करेंट से भी थोड़ा रिलेट कर देंगे। समय समय पर भारतीय शीर्ष नेतृत्व तथा अन्य वैश्विक नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना पर चर्चा करते हुए उसमें व्याप्त दोष और अप्रभाविकता को रेखांकित किया है। ठीक है, तो ये उसका मोटा मोटी जो हो गया उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यूएनएससी में आखिर सुधार की आवश्यकता क्यों है ना, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो बात है कि सुधार जो है बहुत ही लंबे समय से इसमें सुधार लंबित है। देखिए कोई भी चीज़ होता है समय के साथ उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक वही परिस्थिति यूएनएससी के साथ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका गठन किया गया था और उसके बाद मात्र एक बार, और वो भी अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। देखिए एक बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हम लॉन्ग फॉर्मेट में इसका आज आंसर जो है 4-5 लाइन में लिख के नहीं बताएंगे, पॉइंट वाइज बता देंगे ताकि एग्ज़ाम के वक्त जो है इसको रिवीजन करने में आसानी महसूस हो। और बाकी इस पर क्या सारा डाटा है और क्या इसको 3 से 4 लाइन में कैसे लिख सकते हैं इसको आपको आना चाहिए। इस छोटे से पॉइंट को 4 लाइन में कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला जो मुद्दा है कि चुनाव जो है सुधार जो है उसमें वो लंबे समय से लंबित है। फिर दूसरा जो है कि बदलती हुई भू राजनीतिक स्थिति जो है इसकी वो भी बहुत ज़रूरी है कि यूएनएससी में सुधार किया जा सके। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है भू राजनीतिक स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। ठीक है, लेकिन उस स्थिति के बावजूद भी आज तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके सुधार का। तीसरा है कि असमान आर्थिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व। अब एक बात बताइए कि यूरोप जो है उसका एरिया कितना छोटा है और यूरोप की जनसंख्या कितनी कम है, बावजूद इसके यूरोप के पास 2 सीट है यूएनएससी में परमानेंट सीट। जबकि भारत इतना विशाल है, भारत की आबादी इतनी विशाल है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके बावजूद भी भारत की भागीदारी ना होना अच्छी बात तो नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि अफ्रीकी देशों का कोई भी प्रतिनिधित्व अस्थायी तौर पे नहीं है
और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिकी देशों की भी भागीदारी परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं है। तो ये सब जो है असमान आर्थिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व का जो बात है वो है कि इसमें सुधार की आवश्यकता तो है। साथ ही साथ वीटो पावर का जो है दुरुपयोग होता है। आप कई मुद्दों पर देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं, अस्थाई मेंबर्स, उसमें खास करके चीन जो है, भारत का कोई भी मुद्दा आए सामने, आतंकवादियों से रिलेटेड आए या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी एंगल आ जाए या भारत का थोड़ा सा भी बेनिफिट दिखे, तो वहाँ पे चाइना हमेशा ही अड़ंगा लगाता आया है। वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर आतंकवादियों को, कुख्यात अपराधियों और आतंकवादियों को इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी होने से उसको बचा लेता है। ये सारे मुद्दे हैं, आप इसको और भी इलेबोरेट करके अच्छे से 3 से 4-5 लाइन में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र का जो अकेले 50% से अधिक कार्य है वो अफ्रीकी देशों से संबंधित है, परंतु अभी भी भागीदारी जो है अफ्रीकी देशों की शून्य है। बताइए कहाँ तक ये न्यायोचित है। साथ ही साथ शक्ति संतुलन की भी अनुचित व्यवस्था है ना, कि एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है, एशिया में ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा है, भारत उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का कोशिश कर रहा है, सबको समेटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक इसको नहीं मिल पाया है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत अस्थाई सदस्य बनने का दावेदार क्यों है। आखिर भारत को अस्थाई सदस्य क्यों बनाया जाए, परमानेंट मेंबर क्यों बनाया जाए, ठीक है। तो सुनिए, विश्व की प्राकृतिक तथा सभी पर्यावरणीय संकट में बेहतरीन नेतृत्व करता है भारत। कोई भी चीज़ हो, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, लाइफ की अवधारणा हो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कोई भी बात हो, अगर पर्यावरणीय संकट आती है तो भारत उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और उसे ख़त्म करने में, संकट को ख़त्म करने में भारत अपनी एक महत्वपूर्ण भागीदारी का एहसास दिलाता है दुनिया को। साथ ही साथ भारत की बेहतरीन नीति भी जो है वो इसका दावेदार बना देती है। जैसे क्वाड जो है, I2U2 है, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, इन सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपनी एक महत्वपूर्ण छवि प्रदर्शित करता है, अपना एक महत्वपूर्ण भागीदारी दिखाता है। इसमें उसकी जो सक्रियता है वो बहुत ज़्यादा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ने के बाद भारत की दावेदारी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है तथा शांति दूत की जो मजबूत प्रणेता की छवि है वो भी भारत की दावेदारी को कहीं ना कहीं मजबूत करती है। भारत जो है हमेशा ही शांति का गुणगान करता आया है, चाहे वह म्यांमार में जो सैन्य सरकार हो, सैन्य तख्तापलट हो उसके खिलाफ, या फिर रूस और यूक्रेन वाला मुद्दा हो, या इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा हो। हर जगह भारत जो है मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आया है और शांति दूत के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। प्रकट क्या किया है, शांति दूत है ही, तो प्रकट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शांति दूत की जो भावना है भारत की, तो ये सभी चीज़ें जो हैं भारत की दावेदारी को मजबूत करता है। साथ ही साथ G4 समूह जो है, G4 समूह में जापान, भारत, जर्मनी और ब्राज़ील आता है। L69 समूह और अफ्रीकी समूह का भी समर्थन कहीं ना कहीं भारत को प्राप्त है। ये सभी चाहते हैं कि भारत भी जो है अस्थाई सदस्यता जो है अपनी सुनिश्चित करे। इसके साथ P5 में जो है परमानेंट 5 में, यानी कि 5 सदस्य जो परमानेंट हैं, उसमें चीन को छोड़कर बाकी जो 4 सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, वो सभी देश जो है चाहते हैं कि भारत अस्थाई सदस्य बन जाए, परमानेंट मेंबर बन जाए सुरक्षा परिषद का। लेकिन ये चीन जो है बार बार अड़ंगा अड़ा देता है। तो दावेदार भारत क्यों है? क्योंकि उसको 5 में से 4 सदस्यों का जो है समर्थन प्राप्त है, लेकिन एक की वजह से जो है भारत बार बार
उसमें विफल हो जा रहा है। साथ ही साथ क्या है कि महामारी तथा अन्य स्वास्थ्य विपदाओं की आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत जो है विश्व पटल पे छा जाता है। आप देखे होंगे कि कोविड के दौरान जो दवाइयों की जो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग की गई, अन्य देशों में जो वैक्सीन का ट्रांसपोर्टिंग किया गया, कई गरीब देशों को हमने फ्री में वैक्सीन दिया। और साथ ही साथ भारत तो ऐसे भी दवा का फैक्ट्री का हब है, विश्व का सबसे ज़्यादा दवा यहीं उत्पादित किया जाता है। तो हर समय यूनाइटेड नेशन में कहीं भी अगर ज़रूरत हो, अफ्रीकी देश में कहीं भी दवा का ज़रूरत हो, या भारत के पड़ोसी देशों में भी अगर ज़रूरत हो, तो भारत उन सभी परिस्थितियों में, महामारी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोविड, लेकिन जल संकट की स्थिति में भी आप देखे होंगे कई बार कि भारत जो है जल संकट की स्थिति से उसको उबारने के लिए कई जगहों पर कई कई हज़ार, कई कई करोड़, कई कई लाख जो टैंक है वो भेजे, ताकि उसका जो पानी का जो ज़रूरत हो वो पूर्ति हो सके। ठीक है। साथ ही साथ भारत संयुक्त राष्ट्र के सैन्य तथा शांति अभियानों में अपनी सैनिकों की सक्रियता की भागीदारी हमेशा निभाता है। कहीं भी पीस कीपिंग फोर्स भेजना हो तो भारत के जो सैनिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा तत्पर होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हाल फिलहाल का एग्जाम्पल अगर देखें तो बताइए कि ये जो लाल सागर में जो हूतीज़ का जो अटैक है जहाज़ों पर, वो सिर्फ भारतीय जहाज़ों पर नहीं है, वो कई जहाज़ों को अगवा करके और अपने इलाके में ले जा रहे हैं। लेकिन भारत के कमांडोज जो हैं, मैराइन कमांडोज, उनकी भागीदारी देख लीजिए। तो भारत जो है न कि पीस कीपिंग फोर्स में, बल्कि हर वैसे स्थितियों में अपने आप को विश्व के सामने खड़ा कर देता है, ताकि उन चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया जा सके। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था और 4थी सबसे ताकतवर सेना वाला देश बन गया है। बताइए, आज भारत की इकोनॉमी विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही साथ हम लोग सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में विश्व की 3री सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन जाएगा कुछ ही वर्षों के बाद। और साथ ही साथ भारत जो है ये 4था सबसे ताकतवर देश है सेना के मामले में। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो दावेदारी है सुरक्षा परिषद में, वो और ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और साथ ही साथ ये भी है कि भारत जो है यूएन का जो है जब स्थापना हो रहा था तो उसके संस्थापक सदस्यों में से भारत एक है। इन सभी चीज़ों को, अगर पॉइंटों को अगर आप 2-2, 4-4 लाइन भी इलेबोरेट करके लिख देते हैं तो 4 ही पेज तो लिखने होते हैं मेंस में। तो बताइए 4 पेज तो इसी में भर जाएगा। इसी सारे टॉपिक को, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, अगर इसी को 4-4 पेज लिख दें और ये डायग्राम अगर वहाँ पे ड्रॉ कर दें तो फिर जगह बचेगी क्या कॉपी में? नहीं बचेगी। आगे आइए, आगे है कि भारत के लिए सुधार के क्या फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में सुधार हो गया तो भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए भारत को क्या फ़ायदा होगा। विदेश नीति में भारत और अधिक सुदृढ़ हो जाएगा, इसका जो फॉरेन पॉलिसी है और मजबूत हो जाएगा, दमदार हो जाएगा। सुरक्षा संबंधी तथा बाह्य खतरों का समाधान होगा, है कि नहीं है? बताइए, कोई भी मामला हो भारत अपने दम पे निर्णय लेने के लिए तैयार होगा। इसको वीटो पावर का कोई भय, कोई डर नहीं होगा, है कि नहीं? और वहाँ पर ये एक मजबूत नेतृत्व की भूमिका में उभरेगा संयुक्त राष्ट्र में, उसके मंच पर। साथ ही साथ कूटनीतिक वर्चस्व में भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना? जैसे पड़ोसी देश जो भी मालदीव जो आंख दिखाता है, कभी कभी नेपाल भी गड़बड़ा जाता है, बताइए, आंख दिखाने लगता है ये सब। तो ये सब जो चीज़ है, श्रीलंका भी कभी कभी उल्टा बात बोलने लग जाता है। तो ये सब जो चीज़ है, जब भारत के पास अस्थाई सीट आ जाएगा ना,
तो ये सब भी समझेगा कि नहीं, भारत भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। ऐसे तो है ही, लेकिन और भी इसको एक मान्यता मिल जाएगी पूरे विश्व वैश्विक तौर पे, तो वो एक हो गया। फिर है कि वैश्विक मुद्दों पर भारत की जो है स्थिति मजबूत हो जाएगी, चाहे कोई भी मुद्दा हो, इजराइल फिलिस्तीन हो या फिर रूस यूक्रेन हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, भारत का अपना मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर भारत की जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ भारत का एक जो बहुत बड़ा जो अभी बोलें कि कमजोरी हमेशा ये भारत को पीड़ित करने का प्रयास जो करता है, प्रायोजित आतंकवाद, इसके खिलाफ भी लड़ने में भारत को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। किसी भी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का सामर्थ्य भारत रख पाएगा, अपनी बातों को मजबूती से संयुक्त राष्ट्र के मंच पे उठा पाएगा और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा सारी बातों को। ये भी हुआ। और बहुत ही ज़रूरी बात कि जो वीटो पावर है वो भारत के पास आ जाएगा। भारत की महत्ता तो इतनी बढ़ जाएगी वीटो पावर होने के बाद, इसका अनुमान आप लगा ही सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है उसमें भी भारत जो है अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हाल ही में क्या हुआ था कि दलबीर भंडारी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे 2018 से 2027 तक के लिए, और ये भारत की एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही थी, है कि नहीं। तो ये सभी बात जो हैं ये फ़ायदे के तौर पे हम लोग गिना सकते हैं। अब आगे देखिए कि भारत के लिए अस्थायी सदस्यता में चुनौतियां क्या क्या है। आखिर भारत क्यों नहीं ले पा रहा है परमानेंट मेंबर, क्यों नहीं बन पा रहा है परमानेंट मेंबर, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि संयुक्त राष्ट्र में जो बजट होता है, भारत की भागीदारी उसमें 1% से भी कम है। समझिए, थोड़ा यहीं पे मात हम लोग खा रहे हैं। अगर पैसा इसके मुंह पे मार दें हम लोग कि लो पैसा लो, तो हम लोग बताइए ऐसी परमानेंट मेंबर बन जाएं। अमेरिका जो है 22% भागीदारी है उसकी, और चाइना की 8% भागीदारी है यूनाइटेड नेशन के बजट में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मात खा जा रहे हैं। दूसरा है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा एजेंसियों के द्वारा जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उनमें हम लोग थोड़ी गड़बड़ वाली स्थिति में आ जाते हैं। जैसे मानव विकास सूचकांक जो हो गया, भुखमरी का सूचकांक जो हो गया, लोकतांत्रिक सूचकांक में भी थोड़ा सा हम लोग पीछे चल गए हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था और जो एजेंसियों के द्वारा जो सूचकांक जारी किए जाते हैं इनमें भी हम लोग थोड़ा मात खा जा रहे हैं। चीन का लगातार विरोध स्थायी सदस्यता में एक बड़ी बाधा है। ये चीन जो है हमेशा ही हमारी अस्थायी सदस्यता में एक बड़ा रोरा बन के सामने रहा है, हमेशा आंख दिखाता है ड्रैगन। तो ये भी एक चुनौती ही है। अस्थायी सदस्य बनने के लिए सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति तो चाहिए ही, 5 परमानेंट मेंबर की। साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन में जितने भी सदस्य हैं ना, उनकी 2/3 सदस्यों की सहमति भी ज़रूरी है। तो ये भी एक चुनौती है कि नहीं है। तो ये सभी चुनौतियों को हम लोग 2-2, 4-4 लाइन में ऐसे हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करें। अब बताइए कि अस्थायी सदस्यता के लिए भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय पहल कुछ कर रहा है कि नहीं, कि यहीं पे अपने देश में खाली बोलते रहता है कि हमको चाहिए अस्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबर बनाओ, परमानेंट मेंबर बनाओ। कुछ करते भी हैं भारत के शीर्ष नेतृत्व, तो बिल्कुल करते हैं। क्या क्या करते हैं समझिए। L69 समूह जो है उसके साथ में वार्ता में यह व्यापक मुद्दा के रूप में सामने आया था। ठीक है, अब समझिए G4 देश जो है जिसमें भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील ये सब जो है ये भी बोलते हैं कि हमको अस्थायी मेंबर बनाया जाए। G4 सदस्य जो हैं, और G4 सदस्य में भारत भी आता है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर बहुत बार जो है भारत खुली बहस का आयोजन भी किया है कि भारत आखिर क्यों दावेदार है, हमसे बात कीजिए, उसके बाद दीजिए। हम ऐसे ही भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मेरा अधिकार है।
तो इस बात पे जो है भारत बहुत बार खुली बहस का आयोजन भी किया है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय पहल ही तो है। विभिन्न देशों को भारतीय विचारों के अनुरूप उन्हें सहमत कराना। आज विश्व के बहुत सारे देश जो हैं, जैसे परमानेंट 5 में जो 4 मेंबर है वही तो हमसे सहमत रहते हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये तो बोलते ही हैं कि ठीक है दे दीजिए भाई, परमानेंट सीट दे दीजिए भारत को। साथ ही साथ बहुत सारे देश और भी बहुत सारे यूरोपीय देश भी हैं, चाहे एशियाई देश भी हैं, वो सभी जो है भारत की वकालत करते हैं कि भारत को जो है परमानेंट सीट दे दिया जाए। तो उनको जो है अपने विचारों के तहत सहमत कराने की जो कूटनीति है भारत की, ये भी अंतर्राष्ट्रीय पहल के तहत ही आता है। साथ ही साथ भारत लगातार ही SCO, ब्रिक्स, G20 इत्यादि मंचों पर अपनी जो अस्थायी सदस्यता की मांग है उनको दोहराता आया है। भारत हमेशा ही बोलता है इन सभी मंचों पर, और चूंकि ये सभी मंच बहुत बड़े मंच होते हैं इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही साथ भारत अगर किसी भी देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करता है, कोई भी मान लीजिए 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ या कोई भी जो है डायलॉग हुआ राष्ट्रपति के बीच, प्रधानमंत्री के बीच या रक्षा मंत्री के बीच, विदेश मंत्रियों के बीच, तो ऐसी स्थितियों में भारत जो है हमेशा ही इस मुद्दा को सामने लाया है। तो ये हो गया सभी प्रयास और पहल कि भारत आखिर क्या क्या पहल कर रहा है ताकि इसको UNSC में एक परमानेंट मेंबर के रूप में ज्वाइन कराया जा सके। तो ये चीज़ हो गया। तो हमने एक एक करके बारी बारी से सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। हमने सभी बिंदुओं को यहाँ से जो बिंदु यहाँ पे हमने लिए थे, जो पॉइंट लिए थे, उन सभी पॉइंट को बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट वाइज में हमने किया। और उन सभी को पढ़ने के बाद क्या करना है कि 3-3, 4-4 लाइन सब पे लिख लेना है, तो बहुत ज़्यादा ही ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे आने वाले समय में दूसरे टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।